जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मातो एकेडमी में। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2016 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, दो समान एवं विपरीत आवेश F बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश का आधा भाग दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तथा आवेशों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो आवेशों के बीच बल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3F/4। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुख्य बल जिसके कारण आकाश से पिंड गति करते हैं तथा यथास्थान रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश से पिंड गति करते हैं तथा यथास्थान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समांतर चालक एक निश्चित दूरी पर रखे हैं। यदि उनमें विपरीत दिशा में असमान विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे पर किस प्रकार का बल लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक के नियतांक की स्प्रिंग को x से विस्तारित करने पर 1/2 kx² कार्य करना पड़ता है। यदि उसी स्प्रिंग को और अधिक x से 2x विस्तारित किया जाए तो कार्य करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2 kx² कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 3 मीटर की ऊंचाई से 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता होगा। तो गुरुत्व त्वरण का मान जो है 10 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो आपको जो है किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिया है कि दरमियान, उससे हम m से डिनोट करेंगे तो m बराबर 2 किलोग्राम दिया गया है। और उसके बाद हाइट कहाँ 3 मीटर से 5 मीटर की ओर ले जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हाइट बराबर हो जाएगा 5 - 3 यानी 2 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। और गुरुत्व त्वरण का मान तो दिया है पहले से। और उसके बाद गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा mgh। अब इस फॉर्मूले में जो है हम लोग वैल्यू सबको पुट करेंगे और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 जूल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न चित्र में एक तरंग के लिए विस्थापन समय ग्राफ प्रदर्शित हो तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें देखिए हमको आवृत्ति निकालना है इस ग्राफ से। अब इसमें देखिए आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, एक आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। हमारा आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो यहाँ पर आवर्तकाल देखिए आपका दिया गया है 2 मिली सेकेंड दिया गया है, क्योंकि एक दोलन को पूरा करने में इसको जो है 2 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 × 10 के पावर में -3 सेकेंड। मिली सेकेंड को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 10 के पावर में -3 सेकेंड आएगा। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 का पावर में -3 ऊपर जाके 10 के पावर में +3 हो जाएगा और बटे में 2। इसको हम लोग लिखेंगे 1000/2 यानी जो है 500 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न तरंगों में से जो तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है वह कौन सा तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में संचरित नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की इकाई को हम लोग किलोवाट घंटा बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा को जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट और 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड। जब इसको गुना करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल आएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश तरंगे यदि निर्वात में संचरित हो तो उनकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा वेग c में कौन सा संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो है वेग बराबर होगा आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक हमारा ये तरंग है। अब इस तरंग में देखिए यहाँ पर जो है ये तरंगदैर्घ्य, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये हमारा तरंगदैर्घ्य है और इसका SI मात्रक जो है मीटर होता है। और हमारा जो है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो हमारा चाल दिया गया है यानी वेग दिया गया है c और हमारा समय है t यानी आवर्तकाल को हम लोग टाइम बोलते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा लैम्बडा बराबर हो जाएगा हमारा c × t दिया हुआ है, यानी c बराबर हो जाएगा λ/t। और हमारा देखिए यहाँ पर आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल 1/आवर्तकाल की जगह आवृत्ति लिखेंगे तो हमारा c बराबर आएगा आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो तरंग का कौन सा गुण अचर रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी आवृत्ति अचर रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट स्थित वस्तु का जो बिंब है वो नेत्र लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। और जो है दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। और इसे जो है हम लोग उत्तल लेंस के उपयोग के द्वारा इसे हम लोग जो है दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जब प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गति करेगा तो उसका वेग होगा। तो हम लोग का जो है अपवर्तनांक यानी n बराबर होता है हमारा वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग v1 से डिनोट करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम लोग v2 से डिनोट करते हैं। यहाँ हमारा v1 यानी वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है और अपवर्तनांक भी दिया है। अगर हम लोग v2 बराबर निकलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v1 बटे अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमारा v2 बराबर हो जाएगा v1 बटे अपवर्तनांक, यानी v1 हमारा दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और हमारा अपवर्तनांक है 1.5। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रकाशिक युक्ति पर आपतित होती है तो उसका व्यवहार चित्र के अनुसार होता है, तो युक्ति क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस अपने पर आ रही समांतर प्रकाश किरण पुंज को जो है अपसरित करती है, इसीलिए इसे हम लोग जो है इस चित्र में जो युक्ति है वो हमारा अवतल लेंस है। और अवतल लेंस का उपयोग जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कार्य करके मानव का आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव का आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल्सियस पैमाने पर मापा गया ताप यदि -10 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका मान केल्विन पैमाने पर होगा। तो यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस जो है दिया हुआ है, अब इसको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे जो है 273 से जोड़ देते हैं। तो जब 273 से जोड़ेंगे तो -10 + 273 यानी 263 केल्विन जो है इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 263 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक m द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद बल्ले के लंबवत v चाल से टकराती है तथा टक्कर के बाद v चाल से विपरीत दिशा में बल्ले के लंबवत प्रतिक्षिप्त हो तो गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2mv, जहाँ पर m जो है ये हमारा द्रव्यमान है और v हमारा वेग है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने के लिए वांछित ऊष्मा Q1 तथा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम उबलते पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए वांछित ऊष्मा Q2 की आवश्यकता हो तो सत्य होगा। कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। हमारा जो है Q2 ऊष्मा की मात्रा Q1 से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि R सार्वत्रिक गैस नियतांक हो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस की गतिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E बराबर होगा 3/2 RT। क्वेश्चन नंबर 19 है, आभासी प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में परस्पर संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा बराबर 3/2 बीटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता गैल्वेनोमीटर से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 बल्ब प्रत्येक 60 वाट को श्रेणी क्रम में संयोजित कर मुख्य लाइन से जोड़ा जाए तो बल्बों के युग्म द्वारा समतुल्य शक्ति क्या होगी। तो हम लोग का जो है अगर किसी भी क्रम में लगाएंगे हम लोग या तो 500 क्रम या श्रेणी क्रम में, तो हमारा जो है समतुल्य शक्ति बराबर होता है, उसका सम होता है। हमारा 2 बल्ब है, दोनों 60 वाट का है, तो हमारा समतुल्य शक्ति बराबर हो जाएगा 60 वाट + 60 वाट, यानी जो टोटल शक्ति होगा वो हमारा 120 वाट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 वाट। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गई परिपथ में आदर्श एमीटर ए द्वारा मापी हुई धारा क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, एक
आमीटर के साथ कनेक्टेड है जो कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और उसके बाद 2-2 ओम का 2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है। और इसका जो है जब हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 जोड़ R2। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा 2 ही प्रतिरोध है यहाँ पर, तो ये निकल के आता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 गुने R2 और बट्टे में R1 जोड़ R2, ये सूत्र निकल के आता है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। जब इसको गुना करेंगे दोनों प्रतिरोध को 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 4 आएगा। यानी हमारा जो है R इक्विवेलेंट 1 ओम निकल के आएगा। अब इस आमीटर के थ्रू कितना हमारा जो है करंट फॉलो हो रहा है, यानी धारा बह रही है, तो हमारा जो है I इक्वल टू होता है V/R। अब हमारा V वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो 2 वोल्ट का वोल्टेज है, और हमारा रेजिस्टेंस यानी हमारा प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का प्रतिरोध है। जब इसको भाग लगाएंगे तो हमारा जो है 2 एम्पियर करंट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 हो तो उसकी त्रिज्या आधी कर देने पर वहां चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यदि धारा वही रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2B0। तो हमारा जो है त्रिज्या को आधा करने पर और धारा को सेम रखने पर जो है क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत फ्यूज जो घरों में विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षा युक्ति के रूप में काम करता है वह चालक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का तार का उच्च प्रतिरोध तथा गलनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक द्वितल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी। हमारा जो है शक्ति P बराबर होता है 1 बटे फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमारा दिया गया है 1 बटे ये हमारा 25 सेंटीमीटर में दिया गया है। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.25 1 बटे 0.25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आएगा। अब उसके बाद 100 बटे जो हो जाएगा 25, और उसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 डायोप्टर हमारा जो है शक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन के कारण जो है हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि एक तरंग की समीकरण इतना मीटर दिया गया है तो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, समान धातु से बने 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया गया है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा यदि उनकी लंबाइयाँ समान है। यहाँ पर जो है 2 तारों का जो है त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी यहाँ पर हमारा जो है R1 अनुपात जो है R2 दिया गया है 1:2। अब हमारा जो है प्रतिरोधों का अनुपात, तो हमारा जो है R1 बराबर हो जाएगा ρL/A1, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है लंबाई दोनों के लिए सेम है, उनकी लंबाइयाँ जो है समान है, तो हम लोग जो है L ही लिखेंगे, लेकिन एरिया को हम लोग A1 और A2 से डिनोट करेंगे। और R2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ρL/A2। अब इसका जो है अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है बट्टा का चिन्ह देंगे। अब उसके बाद रो और L हमारा जो है कट जाएगा दोनों में, और उसके बाद हमारा A1 और A2 बच जाएगा। अब हमारा R1/R2 बराबर हो जाएगा A2/A1। अब हमारा जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें A2 में हमारा हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यानी R2 का स्क्वायर, और उसके बाद पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा। अब R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर R1/R2 हमारा जो है 1:2 दिया है, यानी R2/R1 हमारा जो कितना हो जाएगा, 2:1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2:1 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4/1, यानी जो है R1 और R2 का अनुपात जो है 4:1 होगा। और हमारा जो है प्रतिरोध है, किसी भी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। और ये हमारा जो है रो, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये हमारा प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। यहाँ पर जो है आंसर हमारा आया है 4:1, और ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में 4:1। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक टॉर्च बल्ब की रेटिंग 4.5 वोल्ट और 200 मिली एम्पियर दिया गया है तो उसकी शक्ति क्या होगी। हमारा जो है विद्युत शक्ति P बराबर होता है वोल्टेज गुने में करंट, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। हमारा जो है
विभवांतर दिया गया है 4.5 वोल्ट और गुने विद्युत धारा दिया गया है 200 मिली एम्पियर। इसको जब एम्पियर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 200 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर। अब उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 10 के पावर में 3 हो जाएगा, ये इधर से हट जाएगा। अब हमारा जो है 10 के पावर में 3 का अर्थ होता है ये 1000। अब उसके बाद ये हमारा कट जाएगा 2 जीरो। अब जब इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 9 और नीचे में है हमारा 10, यानी 9/10 यानी 0.9 वाट इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 31 है घर की भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जो है घर की भिन्न भिन्न लाइनों को जोड़ी जाती है। अब समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम हम लोग जो है इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये हमारा 3 विद्युत उपकरण है, इसको अगर हम लोग समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे एक वोल्टेज सोर्स से, तो यहाँ पर अगर एक उपकरण हमारा खराब भी हो जाएगा तो हमारा जो है बाकी उपकरणों से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी हमारा जो है बाकी का विद्युत उपकरण काम करना बंद नहीं करेगा। वहीं अगर हम लोग सीरीज क्रम में लगाएंगे, सीरीज क्रम में इस प्रकार से लगाते हैं, एक यहाँ वोल्टेज सोर्स है, अगर इस प्रकार में सीरीज क्रम में अगर हम लोग लगाएंगे यानी श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो हमारा मान लीजिए ये विद्युत उपकरण खराब हो गया है, तो हमारा जो है विद्युत धारा बाकी ये 2 उपकरणों में प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो है श्रेणी क्रम के अपेक्षा जो है हम लोग जो है पार्श्व क्रम को जो है वो उपयोग में लाते हैं घर के विद्युत लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 32 है रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण उत्सर्जित कर स्वतः विघटित होते हैं, उन पदार्थों को रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मूल कण है जिसकी उपसंरचना नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूट्रॉन नाम का कोई भी जो है मूल कण नहीं होता है। बाकी हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। हमारा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उसका दर्पण से जिस दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वह है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है 2 गुने फोकस दूरी, यानी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुने 15 यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और हमारा जो है हम लोग बिंब को यानी वस्तु को कहाँ रखे हैं 30 सेंटीमीटर दूर में, यानी वक्रता त्रिज्या में रखे हैं हम लोग बिंब को, तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या में ही बनेगा। और ये प्रतिबिंब हमारा जो है वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है एक व्यक्ति जिसकी लंबाई h है यदि एक समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे अपनी लंबाई से आधी लंबाई यानी h/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 2 वर्ष है, पदार्थ की मात्रा जो 6 वर्ष बाद बची रहेगी वह कौन सी भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/8 भाग बची रहेगी 6 वर्षों के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीकरण योग्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला ऊर्जा जो है हमारा पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है नाभिक के ऊर्जा के उद्गम का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरमियान के अल्पाश का ऊर्जा में बदलने के कारण जो है नाभिक की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है हब्बल के नियमानुसार हमसे दूर जा रही निहारिका का वेग क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी के साथ बढ़ता जाता है। हब्बल के नियमानुसार हमसे दूर जा रही निहारिका का वेग दूरी के साथ बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी के काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय कक्ष उपग्रह जो है मौसम की भविष्यवाणी में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत का रोहिणी उपग्रह मिशन का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संचार सेवाओं का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 42 है एक कण वृत्त पथ पर गति करता है जिसकी त्रिज्या r है, यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर यह t समय में व्यासोमुख बिंदु पर पहुंचे तो कण के औसत वेग का परिमाण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, πr/t। क्वेश्चन नंबर 43 है रॉकेट जेट
कि जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रॉकेट जेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक सरल लोलक अधिकतम विस्थापन थीटा नॉट से विस्थापित होता है। लोलक थीटा से थीटा नॉट बाई 2 विस्थापित होने में समय t1 तथा थीटा नॉट बाई 2 से थीटा नॉट विस्थापित होने में समय t2 ले तो क्या सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, t2 जो है ग्रेटर देन होगा t1 से। सरल लोलक के दोलन में जब विस्थापन बढ़ता है तो समय भी बढ़ता है और t2 जो है वह हमारा ग्रेटर देन होगा t1 से। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कण स्थिर बल के प्रभाव में गति करते हुए स्थिर अवस्था से आरंभ होकर t समय में s1 विस्थापित होता है तथा t समय से t2 यानी 2t समय में s2 विस्थापित होता है, तो क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, s2 हमारा जो है s2 विस्थापन जो है 3s1 विस्थापन के बराबर होगा। s2 बराबर 3s1 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो समान द्रव्यमानों के पिंडों को जब 1 मीटर दूर रखा जाता है तो वे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक पिंड के दरमियान का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 kg। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक पिंड को भूतल पर रखा होने पर उसका भार W है। यदि पृथ्वी पर अपना समान दरमियान रहते हुए अपनी त्रिज्या की आधी त्रिज्या तक सिकुड़ जाए तब उसी पिंड को अब भूतल में रखने पर उसका भार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4W। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक ग्रह का सूर्य के चारों ओर भ्रमण काल t है। यदि वृत्त कक्ष की त्रिज्या a हो तो क्या सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, t² जो है अनुक्रमानुपाती होगा AQ का। केपलर के तृतीय नियम से किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्यकारी गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक द्विपरमाणुक अणु में दोनों परमाणुओं को निश्चित दूरी पर रखने में मुख्य भूमिका जिस बल की होती है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय बल। इस वीडियो में हमने जो है 2016 झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें की हैं। इसमें जो है हम लोग भौतिक विज्ञान के सेक्शन का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या फिर आपको लगे कि ये 9 या 10 क्लास का क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप कृपया उस क्वेश्चन को ना सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।